चलें जी सर, एक और सवाल के साथ जो है आपके सामने जनाब एग्जाम्पल नंबर 3 है और इसके अंदर बात कर रहा है जनाब इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और डैमेज यूनिट्स के बारे में। आए ज़रा बारी बारी सवाल को देखें। सर कह रहा है जनाब हमारे साल के एंड पे स्टॉक काउंट किया ना, तो स्टॉक काउंट करते वक्त पता चला जनाब कि हमारे पास ना दो आइटम है ए और बी, और ये दोनों की ना इन्वेंट्री काउंट इसने आपके सामने प्रेजेंट करती। साथ में ये भी बता दिया कि दिस इज कॉस्ट पर यूनिट 400 रुपये और 350 रुपये, अगेन ये पर यूनिट कॉस्ट है। और इसने ये भी बताया कि जनाब ये आइटम जो ए है ये हम मार्केट में 702 रुपये का बेचते हैं। सर अगर आप गौर करें ना, उसने इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ 17% ऑफ सेल्स टैक्स। छोटा सा एक टैक्स का इम्पैक्ट भी उसने जो है इसके अंदर शामिल कर दिया। एक छोटी सी बात याद रखिएगा, और आपने टैक्स के पेपर में ये बात जो है वो डिस्कस की होगी मेरे बच्चे। सेल्स टैक्स की जो अमाउंट होती है वो हमारे पास नहीं जाती। सेल्स टैक्स की अमाउंट हमें पे करनी होती है गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं है कि अगर हम 702 रुपये का आइटम बेच रहे हैं तो 702 रुपये हमारी जेब में आ रहे होंगे। आपने अक्सर पैकेट्स के ऊपर देखा होगा कि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है वो कुछ और होती है, सॉरी जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग रिटेल प्राइस होती है एमआरपी वो कुछ और होती है, और उसके अंदर सेल्स टैक्स भी ऐड हो रहा होता है। आप घर का कोई भी ग्रोसरी का जो सामान बाय करते हैं, पानी की बोतल बाय करते हैं, कोई भी इस तरह का आइटम है, आप उसके बैग पर अगर देखेंगे ना तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब अगर ये आइटम मैं 702 रुपये का बेच रहा हूँ तो प्लीज़ माइंड में रखें इस 702 रुपये में सेलिंग प्राइस भी शामिल है। ऑल दो वो सेलिंग प्राइस के अंदर जो सेल्स टैक्स का इम्पैक्ट आ रहा है वो बेयर तो कस्टमर कर रहा है, लेकिन वो कंपनी की जेब में नहीं जा रहा। तो ये सेल्स टैक्स याद रखिएगा प्लीज़, इट विल बी पेड टू द गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये हमारी जेब में नहीं जाएगा, ये हमने अपने पास से पे करना है। अच्छा, इसने ये बोला है कि जनाब 17% सेल्स टैक्स का रेट है और ये इस कीमत के अंदर शामिल है, तो आपको इसको जो है वो सेग्रीगेट करना पड़ेगा। प्लस ये आइटम 702 रुपये का बेचने के लिए आपको 90 रुपये की कॉस्ट भी खर्च करनी पड़ेगी, और बी के लिए भी उसने सेम बोला कि ये 936 का बेचने के लिए 95 की कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी। अच्छा, जब हमने इन्वेंट्री काउंट किया ना तो इन्वेंट्री काउंट में एक बात और सामने आई। सामने ये आया कि सर ये जो 2000 यूनिट हमारे पास इन्वेंट्री में रखे हुए हैं, इस 2000 के अंदर 500 यूनिट ऐसे हैं जो कि डैमेज हो चुके हैं। याद रखिएगा ये दोनों के दोनों फिनिश गुड्स आइटम है, ठीक है। ये दोनों के दोनों हमारे पास वेयर हाउस के अंदर रेडी थे, हमने इनको बेचना था, साल एंड हो गया, नहीं बेच पाए, इन्वेंट्री काउंट किया तो पता चला जनाब कि 500 यूनिट इन 2000 के अंदर डैमेज हो चुके हैं। और सिमिलरली जो बी का आइटम है 4000 की इन्वेंट्री में 600 आइटम हमारे पास वेस्ट हो चुका है। साथ में एग्जामिनर ने एक बात और बताई कि जाहिर सी बात है पूरे रेट के ऊपर तो माल नहीं बिकेगा, लेकिन ये डैमेज यूनिट्स, ये डैमेज फिनिश गुड, ये खराब हुआ हुआ माल हम मार्केट की जो ओरिजिनल प्राइस है उसके 70% रेट के ऊपर बेच सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम सही आइटम 100 रुपये का बेच रहे हैं तो जो आइटम खराब हो चुका हुआ है पूरे रेट में तो नहीं जाएगा, 70 रुपये का बेच के हम हिसाब किताब अपने पास पूरा कर सकते हैं। सर छोटी सी इसके अंदर एक रिक्वायरमेंट है, आपने सवाल में सबसे पहले ये देखना है जनाब कि मेरे पास जो इन्वेंट्री है उसमें से गुड यूनिट्स मेरे पास कितने हैं और डैमेज यूनिट मेरे पास कितने हैं, और फिर बारी बारी वही प्रिंसिपल जो भी हमने पिछली 2 सवालात में यूज़ किया वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। सर इसके अंदर हमारे पास हमें ये देखना है कि कॉस्ट और एनआरवी का गैप कितना कितना आ रहा है। आए बारी बारी बात करें। काइंडली ये सवाल अपने पास जो है वो नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा ताकि आपको ये रिकॉर्डिंग देखने में आसानी हो। चलें जी सर, सबसे पहले मैं बात करता हूं जनाब फिनिश गुड्स आइटम ए की। जनाब मेरे पास सबसे पहले ये चेक कर लीजिए मेरे भाई, इस आइटम के टोटल यूनिट्स हैं कितने। सर आपके पास इस आइटम के ना टोटल यूनिट्स हैं 2000। अच्छा सर, इस 2000 के अंदर मुझे बताएं कितना आइटम सही है और कितना आइटम खराब है। सर इस 2000 के अंदर कह रहा है जनाब 1500 डैमेज है, इसका मतलब 1500 यूनिट के अंदर किसी किस्म का मसला नहीं है। तो मैं काम ये करता हूं कि मैं इसके ना 2 हिस्से अपने पास बिल्डअप कर लेता हूं। एक मेरे पास हैं गुड यूनिट्स जो कि 1500 हैं, ये वो फिनिश गुड है जो हम एज इट इज कंडीशन के अंदर बेच सकते हैं। सर एक मेरे पास है डैमेज यूनिट्स जो 500 के करीब है, ठीक है ना। अच्छा सर, अब सिंपल सा काम मुझे करना है, क्योंकि मुझे इन्वेंट्री वैल्यूएशन करनी है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें चेक करनी है, कॉस्ट, एनआरवी। अगर इन दोनों आइटम्स के बीच में जो अमाउंट लोअर होगी मैं उसको अपने पास रिकॉर्ड करूंगा। तो सर आए तरह मैं कॉस्ट के बारे में बात करूं, पहले मैं गुड यूनिट्स के बारे में बात कर लेता हूं, आसान है उसके बारे में बात करना। उसके बाद हम मूव करेंगे डैमेज यूनिट की तरफ। सर अगर मैं गुड यूनिट्स की बात करूं तो मैं सवाल की तरफ दोबारा जाऊंगा। सवाल के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है जनाब, ये जो ए है ना ये हमने 400 रुपये का बनाया, एग्जामिनर ने इसके अंदर आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं दी। तो ये आइटम मेरे पास मेरे भाई 400 रुपये का बन रहा है। सर ये तो एक आइटम हो गया, अब मुझे इसकी एनआरवी भी चेक करनी है, याद रखिएगा प्लीज़ अपने पास। सर एनआरवी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सर एनआरवी चेक करने के लिए हम सेलिंग प्राइस में से
कॉस्ट टू सेल को रिमूव करेंगे, जो आइटम हमारे पास बच जाएगा उसको हम एनआरवी की फॉर्म में अपने पास नोट कर लेंगे। सर इस सवाल की मुझे सेलिंग प्राइस दी हुई थी तकरीबन 702 रुपये। अब मसला ये है मेरा बच्चा, क्या ये 702 रुपये, क्या ये 702 रुपये पूरे के पूरे मेरी जेब में आ रहे हैं? नहीं सर, इसके अंदर सेल्स टैक्स भी शामिल है 17% का। 17% के सेल्स टैक्स का मतलब है कि सारे पैसे मेरी जेब के अंदर नहीं आएंगे। तो अगर इस 702 रुपये के अंदर सेल्स टैक्स की अमाउंट शामिल है तो मैं छोटा सा काम एक ये करूंगा, इस 702 को डिवाइड कर दूंगा 1.17 से, और जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास नेट सेलिंग प्राइस आ जाएगी जो मेरी जेब में आ रही है। तो आए ज़रा इसको चेक कर लें मेरे भाई, 702 को जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास जो नेट सेलिंग प्राइस आ रही है वो आ रही है 600 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि इस 702 रुपये में से 102 रुपया मेरे पास सेल्स टैक्स आ रहा है जो कि मेरी जेब में नहीं जा रहा, तो मैं उसको अपने पास काउंट नहीं कर रहा सर, वो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। इसका मतलब अफेक्टिवली स्पीकिंग ये आइटम 600 रुपये का सेल हो रहा है, क्योंकि 702 में से 102 तो मैंने जो है वो जमा करवाने हैं सर। लेकिन इसको 600 रुपये का बेचने के लिए, इसको 600 रुपये का बेचने के लिए मुझे इसके ऊपर 90 रुपये की मजीद कॉस्ट भी खर्च करनी पड़ेगी। तो सर सही है, मजीद कॉस्ट भी खर्च कर दें। ये मेरे पास आ गई इसकी सेलिंग कॉस्ट, जो सेलिंग कॉस्ट मेरे पास आ रही है मेरे भाई, एक दफ़ा दोबारा चेक कर लूँ, 90 रुपीज़ की आ रही है। और जब मैं इसको इसमें से माइनस करूँगा मेरे भाई, तो मेरे पास इस आइटम का एनआरवी आ रहा है 510 रुपये का। तो अब सिंपल सी बात, 1500 यूनिट्स हैं, बिल्कुल सही हैं, डैमेज नहीं हुए, इन्वेंट्री के अंदर हैं। अगर मैं उनको अभी एज इट इज़ मार्केट में बेचने को जाऊं तो 510 रुपये मेरी जेब में आएंगे। कॉस्ट उनकी 400 रुपये की है, तो सर मैं किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा? सर आपने कहा था लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, हम इसको कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब इन्वेंट्री के अंदर इस आइटम की वैल्यू मेरे पास होगी 400 मल्टीप्लाई बाय 1500 यूनिट्स। तो ये टोटल वैल्यू मेरे पास आ गई इस इन्वेंट्री की 400 मल्टीप्लाई बाय 1500। सर ये तकरीबन 6 लाख रुपए का माल हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो हो गया आसान सा काम। सर यही हरकत मैं डैमेज यूनिट के लिए चेक करूंगा। देखें, डैमेज यूनिट मैंने प्रोड्यूस कर लिया, उसके ऊपर मैंने कॉस्ट खर्च कर दी। सर कितनी कॉस्ट खर्च कर दी आपने उसके ऊपर? मेरे बेटे आपने उसके ऊपर 400 रुपये खर्च कर दिए, लेकिन बेचने से पहले मजदूर के हाथ जो है वो काम गए हमेशा की तरह, कमजोरी की वजह से, जिसकी वजह से ये हुआ वो आइटम वेस्ट हो गया। अब वो आइटम आप उस कंडीशन के अंदर उस रेट पे नहीं बेच सकते जिस रेट पर आप पहले बेचा करते थे। तो अब मैं छोटा सा काम क्या करूंगा सर, मैं इसकी भी एनआरवी जो है वो मार्केट में बाहर निकाल दूंगा। अच्छा जी, सर इसकी एनआरवी निकालने के लिए उसने एक छोटी सी बात आपको सवाल में बोली, छोटी सी बात उसने आपको बोली। उसने कहा भैया ये आइटम जो नॉर्मल ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है उसका 70%। अब याद रखिएगा जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है उसके अंदर सेल्स टैक्स की अमाउंट भी शामिल है। अब वो सेल्स टैक्स की अमाउंट तो मेरी जेब में नहीं आनी, अफेक्टिवली स्पीकिंग मेरी जेब में क्या आना है सर? अफेक्टिवली स्पीकिंग हमारी जेब में आना था 600 रुपये। तो अब वो आपको बोल रहा है कि भैया ये आइटम 70% के ऊपर आप सेल कर सकते हैं। सर 70% का मतलब ये हुआ कि ये आइटम मेरे पास जाएगा 600 इंटू 0.7, 420 रुपये का। सर इस केस में अभी भी डैमेज होने के बाद भी ये आइटम क्योंकि अच्छे रेट के अंदर जा रहा है, मैं इसको भी रिकॉर्ड करूंगा कॉस्ट के ऊपर। ऑब्वियसली ये तो एक इत्तेफाक हो गया, अगर सवाल के अंदर एनआरवी लोअर होती तो हम डैमेज यूनिट को इसकी एनआरवी के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होते। जो वैल्यू कम वाली होगी हम उसकी तरफ मूव करेंगे। तो ये जो डैमेज यूनिट है इनको भी इन्वेंट्री के अंदर मैं एज इट इज़ रिकॉर्ड करूंगा। सॉरी, ये मेरे पास आ जाएगा मेरे भाई 400 इंटू 400, और ये मेरे पास हो रहा है 1,60,000। तो ये जो मेरे पास फिनिश गुड्स ए है इसकी टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू, फिनिश गुड्स की वैल्यू मेरे पास आ रही होगी 7,60,000 रुपये की। ना सर ये तो मैंने कर लिया ए का काम, ऐसे ही बिल्कुल जो है वो हमने बी को भी चेक करना है। तो आए ज़रा बी के ऊपर मूव करें। सर बी के कितने यूनिट्स मेरे पास थे मेरे भाई? बी के 4,000 यूनिट्स मेरे पास थे, और इन 4,000 में 600 डैमेज यूनिट्स थे। तो आए पहले इनके बारे में बात कर लें। फिनिश गुड्स फॉर बी 4,000 मेरे पास थे भैया, इन 4,000 के अंदर मेरे पास 600 डैमेज यूनिट्स हैं, तो बाकी मेरे पास गुड यूनिट्स होंगे 3,400, और ये मेरे पास डैमेज यूनिट्स हैं, ठीक है जी। सर ये मेरे पास बन रहे हैं 600। सिमिलरली सेम काम यहाँ पे भी जो है वो करेंगे। हमें सिर्फ इन्वेंट्री की वैल्यूशन करनी है, इंतहाई आसान किस्म का एरिया, आसान किस्म का सवाल है। सर मैं सबसे पहले इसकी कॉस्ट जो है वो निकालूंगा अपने पास। मेरे पास इस आइटम की कॉस्ट क्या आ रही है?
सर इस आइटम की कॉस्ट मेरे पास सवाल में उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ। जनाब कह रहे हैं कि ये आइटम हमारे पास बनता है ये आइटम मेरे पास बनता है 350 रुपये का, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे भी इसी तरह से मेंशन कर दूँ। अच्छा, एनआरवी के ऊपर आ जाए। सर एनआरवी के लिए उसने आपको बोला कि जनाब याद रखें ये आइटम हम मार्केट में बेचेंगे, लेकिन इस सेलिंग प्राइस के अंदर टैक्स की अमाउंट शामिल है। सर कितना टैक्स है? 17%। हम मार्केट में ये आइटम बेच रहे हैं 936 का। तो अगर हम ये 936 का बेच रहे हैं मेरे भाई, तो ये 936 पूरे मेरी जेब में नहीं आएंगे। इस 936 में से सिर्फ टैक्स निकालने के बाद मेरे पास ये अमाउंट आएगी, जो अमाउंट मेरे भाई मेरे पास बन रही है 800 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स टैक्स मैं पे कर रहा हूँ तकरीबन 136 का, और ये 136 का सेल्स टैक्स के पे करने के बाद नेट सेलिंग प्राइस मेरे पास 800 रुपये आ रही है। लेकिन सर इस आइटम को बेचने के लिए भी मुझे कुछ खर्चा करना पड़ेगा। इस आइटम को बेचने के लिए मुझे 95 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर जो है वो और करना पड़ेगा अपने पास। तो मैं इसको भी ज़रा चेक कर लूँ। जब ये सेलिंग कॉस्ट मैं इसमें से माइनस करूँगा 95 की, तो मेरे पास मेरे भाई आ जाएगा 705 रुपये। ये मेरे पास इस आइटम की एनआरवी है, विच इज़ वेरी मच एविडेंट इन दिस केस कि ये आइटम कॉस्ट के ऊपर हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि लोअर आइटम ये था। तो मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू इस केस के अंदर हो जाएगी 3400 इंटू 350 रुपये, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 3400, टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू हो जाएगी 1.19 मिलियन। सर सिमिलरली यहाँ पर भी यही काम मैं जो है वो करूँगा। कॉस्ट मेरे पास 350 रुपये की है, लेकिन ये आइटम क्योंकि मेरे पास डैमेज हो गया है तो ये ओरिजिनल रेट के अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पर इसने मुझे बोला कि जनाब इसकी जो एनआरवी है वो इसकी प्राइस का 70% होगी, तो इसकी नेट सेलिंग प्राइस मेरे पास आ रही है मेरे भाई 800 रुपये। 800 रुपये का 70% बनता है मेरे पास 560 रुपये। तो अगर मैं दोनों वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करूं, कॉस्ट और एनआरवी को, तो मैं आराम से ये दोनों को कंपेयर करके ये बात एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जनाब मुझे इसको रिकॉर्ड करना है कॉस्ट के ऊपर। तो अगर मैं इसको कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसका मतलब कि मेरी डैमेज यूनिट्स की इन्वेंट्री की वैल्यू हो जाएगी 600 मल्टीप्लाई बाय 350 रुपये, और ये मेरे पास बन रहा है 2,10,000 रुपये का माल। अच्छा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। समझाने की इस पूरे सवाल में मकसद आपके पास ये था कि जनाब एनआरवी आप वैसे ही जो है वो बाहर निकालेंगे। पहले वाले सवाल में आपको नंबर ऑफ यूनिट नहीं दिए थे, सवाल के अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास आ गए हैं। प्लस इसके अंदर एक चीज़ आपके पास और आ गई है, सेल्स टैक्स की। याद रखिएगा, सेल्स टैक्स के पैसे हमारी जेब में नहीं जाते हैं, गवर्नमेंट को पे करना है, तो आपको नेट सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।